बिहार में जो 10वीं 12वीं के छात्र हैं, वो जब 10वीं 12वीं करते हैं तो बाहर चले जाते हैं। यहाँ तो फिर भी पटना है, आरा, औरंगाबाद, छपरा, सिवान, सहरसा, दूर से लोग आते हैं और कहते हैं माँ को कि माँ मैं अब जा रहा हूँ, मैं बोर्ड का एग्ज़ाम दे दिया हूँ, मैं जा रहा हूँ पटना पढ़ने। माना पैसा बहुत ज़रूरी है, बाहर जाना मजबूरी है। माना पैसा बहुत ज़रूरी है, बाहर जाना मजबूरी है। पटना से दिल्ली दूर नहीं, तुम ना आओ ये दूरी है। लोग जब मर जाते हैं या किसी की मौत होती है तो 13 दिन का हमारा जो रीति रिवाज है वो श्राद्ध होता है, लेकिन वो दुख वहीं तक खत्म नहीं होता। आपके आंसू रुक जाते हैं, एक आंसू की एक सीमा है, लेकिन दुख की कोई सीमा नहीं है। पत्रकारिता जो क्षेत्र है उसमें अच्छा है। आप जिन लोगों को आप दूर से देखते हैं, चाहे वो नेता हों, राजनेता हों, शख्सियत हों, फ़िल्मी हस्ती हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। पहले होती थी विदा बेटियाँ, लो अब बेटे होते हैं। इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले होते हैं। ऐ दिल्ली बम्बे रहने वालों, तुम पैसे लाख कमाते हो, कभी दोस्त वोस्त, कभी प्यार व्यार, चाहे जितना इतराते हो। लेकिन जब मैं मुज़फ़्फ़रपुर गया और जब मैं वहाँ रहता था, और ख़ासकर जब मुझे तन्हाई मिली, अकेलापन मिला, तो उस समय कोई, क्योंकि यहाँ मैं फैमिली के साथ रहता था, दोस्त थे, वहाँ कोई नहीं था, मैं अकेला था। साहित्य है ही इसलिए कि वो समाज को दिशा दिखाए, ठीक है? वो एक थॉट प्रोसेस है, वो एक सोच है जो धीरे-धीरे बदलाव लाता है कि आज भी चलते हैं राजा, बंद होती है सड़क, दफ़्तरों में आज भी अफ़सर लगाते हैं झिड़क। जनता को जो परोसते हैं, आपको वहाँ तक पहुँचना होगा। एक होता है कि दर्शक, श्रोता आप तक पहुँचे, एक है कि आप दर्शक और श्रोता तक पहुँचे। तो बात दोनों तरफ से होनी चाहिए। एक एवरेज कवि सम्मेलन में 50-60 हज़ार रुपए तो आसानी से मिल जाते हैं एक कवि को, अगर आपका थोड़ा बहुत भी नाम है। तो पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का जो संघर्ष है, वहाँ तक पहुँचने की जो तपस्या है, वो आपको करनी ज़रूरी है। एक पतंग जब उड़ती है, तो पतंग को लगता है कि ये डोर जो है वो बंधन है, ये मुझे बहुत ऊपर नहीं जाने दे रही है। लेकिन वो डोर ही होती है जो उसको ऊपर थामे रखती है। अगर वो डोर कट जाएगी तो वो पतंग नीचे गिर जाएगी। कहा जाता है कि जब आप किताब लिखिए तो ये भूल जाइए कि आप किसी किताब बेचने के लिए लिख रहे हैं। आप ये सोच के लिखिए कि ये किताब मैं खुद के लिए लिख रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। द नेशन दर्पण के खास शो साहित्य बिहार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे, हमारे साथ है कुमार रजत जी, जो सीनियर पत्रकार है, साथ ही साथ साहित्य क्षेत्र में बिहार में बड़ी हस्ती है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। सबसे पहले सभी बिहारी करेजा और आपके जो भी चैनल हैं, उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद। और काफ़ी अच्छा आप कर रहे हैं, आपको देखता रहता हूँ मैं हमेशा, तो अच्छा लगा आप आ जाएँ। अ, एक सीरीज हमने नया शुरू किया है, साहित्य बिहार। तो सबसे पहले बात करेंगे साहित्य और बिहार के रिश्ते पर, अगर आप कुछ कहना चाहें कम शब्दों में ही, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि और भी सवाल हमारे पास हैं। जी, जी। देखिए, साहित्य और बिहार का रिश्ता तो पुराना रहा है, और साहित्य बिहार आप जब देखेंगे उठाकर, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो या उसके पहले का दौर हो, तो बिहार जो है वो शुरू से जो है साहित्यकारों की भूमि रही है। और चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हमारे रहे हों, कितने सारे लोगों ने योगदान दिया है। बिस्मिल अज़ीम आबादी यहीं के थे, जिन्होंने कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और गालिब साहब भी यहाँ जब वो कोलकाता जा रहे थे तो यहाँ से होते हुए गुज़रे। तो कई सारे लोग, हरिवंश राय बच्चन, और रामधारी सिंह दिनकर की भूमि है ये। और हरिवंश राय बच्चन यहाँ आ चुके हैं, और दिनकर जी ने यहाँ रहकर, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यहाँ रहकर उन्होंने इतनी सारी रचनाएं की। तो एक लंबी परंपरा है, और आज के दौर में भी आलोक धनवा और कई बड़े नाम हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जो हम लोगों को विरासत जो मिली है अपने पूर्वजों से, अपने अग्रजों से, उनको हम आगे बढ़ाएं, जो भी लिखते हैं, ताकि आगे वाली पीढ़ी जो है वो एक शून्य पैदा ना हो, और ये कारवां जो है साहित्य का और बिहार का जो रिश्ता है वो चलता रहे। अच्छा, अब थोड़ा-सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, कैसे पत्रकारिता की तरफ आपका रुख हुआ और फिर पत्रकारिता से लेखन क्षेत्र में मंचों पर जाना, ये कैसे मतलब संभव हुआ? किस तरीके से इस तरफ आपका रुख मुड़ा है जीवन का? देखिए, ये तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन जैसा आपने बताया कि शॉर्टकट में कुछ बता देता हूँ। देखिए, 2006 में मैंने कदम रखा, और आपकी तरह ही मैं ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट था ही। लेकिन शुरू से, क्योंकि वो दौर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का था, आज तक और कई सारे चैनल, जी न्यूज़ और बहुत सारे चैनल्स टीवी पर हम लोग दिन भर देखते रहते थे, पापा देखते रहते थे। तो एक आया कि पत्रकारिता जो क्षेत्र है उसमें अच्छा है। आप जिन लोगों को आप दूर से देखते हैं, चाहे वो नेता हों, राजनेता हों, शख्सियत हों, फिल्मी हस्ती हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो एक आकर्षण था, फिर हम उसकी तरफ गए, अखबार में नौकरी की। 2006 में
अखबार आता था प्रत्युष नव बिहार, वहाँ से मैंने शुरुआत की। फिर वहाँ से हिंदुस्तान, प्रभात खबर और अभी दैनिक जागरण में हूँ। तो ये कारवां लगभग 15-16 सालों से चलता आ रहा है। इसी बीच अब जहाँ कविता की बात आती है, तो जब मैं मुज़फ़्फ़रपुर गया, तो ऐसा मेरा शुरू से कोई रुझान कविता की तरफ या साहित्य की तरफ बहुत कम था, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन जब मैं मुज़फ़्फ़रपुर गया और जब मैं वहाँ रहता था, और ख़ासकर जब मुझे तन्हाई मिली, अकेलापन मिला, तो उस समय कोई, क्योंकि यहाँ मैं फ़ैमिली के साथ रहता था, दोस्त थे, वहाँ कोई नहीं था, मैं अकेला था। तो जब नाइट ड्यूटी करके आता था 2:30 बजे रात में, और सुबह का जो समय होता था 5 बजे तक का, 2.5 घंटे का जो समय, वो मेरा खुद का होता था। तो उसमें मैंने लिखना पढ़ना शुरू किया, और फिर जो चीज़ें आती गई दिमाग में, जहन में, उसको कविता की तरह नोट करता रहा डायरी में। कुछ लोगों ने पढ़ा, हालांकि मैंने कभी दिखाया नहीं, लेकिन जिन दोस्तों ने पढ़ा तो उसने कहा कि आपको शेयर करना चाहिए इसे मंच पे। फिर 2014-15 में पटना में एनबीटी पुस्तक मिला, और बाकी गांधीनगर में जो पुस्तक मेला लगता है, वहाँ से शुरुआत हुई मंच पर। और उसके बाद से तो जारी है जो भी है, 5-6 साल से कविता। अच्छा, अब आएंगे थोड़ा सा बिहार में समस्याओं का अंबार है, तो साहित्य इसको किस दृष्टिकोण से देखता है? अगर पलायन पे बात की जाए, आपने इस पे एक खूबसूरत कविता भी लिखा था, तो थोड़ा टिप्पणी करते हुए आप अपने कविता पे आ जाए, चूँकि जो हमारे दर्शक हैं, जो आपको जानते हैं, वो भी सुन लें, उनकी इंतज़ार रहता है कि आप उस कविता को पढ़ें, और जो नए लोग इस वीडियो को देखेंगे, वो भी उसको समझ पाएँ। देखिए, साहित्य का तो कार्य, साहित्य है ही इसलिए कि वो समाज को दिशा दिखाए। ठीक है, वो एक थॉट प्रोसेस है, वो एक सोच है जो धीरे धीरे बदलाव लाता है। साहित्य के तलवार नहीं है जो एक दिन में आपसे कोई काम करा ले, लेकिन साहित्य वो एक दिशा आपको देगा, जो धीरे 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 अगर आप पढ़ते हैं या अगर आप किसी चीज़ को सुनते हैं, तो आपकी सोच को वो धीरे धीरे बदलेगा। और जब भी कभी राजनीति जो है लड़खड़ाई है, तो कहा जाता है साहित्य ने उसे थामा है। जब भी कभी समाज गलत दिशा में जाता है, तो साहित्यकारों का ये कर्तव्य है कि वो अपनी कलम के ज़रिए जो है उनको सही रास्ता दिखाए। तो हमारी भी यही कोशिश है। और आज के दौर की कविता, मैं जो ये बात कहना चाहता हूँ, ना सिर्फ अपने लिए, जो भी बिहार में भी नए कवि आ रहे हैं, बहुत सारे नाम हैं उसमें, उस पे मैं आऊँगा जब आप पूछेंगे उन लोगों के बारे में। तो वो सारे जो हैं वो आज के दौर की कविता लिख रहे हैं, आज की जो परेशानी है उसे लिख रहे हैं। अब आज हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन की कविताएं नहीं लिख सकते हैं, तो आज की जो परेशानी है, चाहे वो राजनीति पर हो, चाहे वो पलायन, जो बिहार जिसकी बात आप कर रहे हैं कि बिहार का एक बहुत बड़ा दर्द है पलायन, उसकी बात हो, तो उस पर मैंने एक कविता लिखी कि आप, जब मैं भूमिका एक दे देता हूँ, कि जब आप देखते हैं कि बिहार में जो 10वीं 12वीं के छात्र हैं, वो जब 10वीं 12वीं करते हैं तो बाहर चले जाते हैं। यहाँ तो फिर भी पटना है, आरा, औरंगाबाद, छपरा, सिवान, सहरसा, दूर से लोग आते हैं और कहते हैं माँ को कि माँ, मैं अब जा रहा हूँ, मैं बोर्ड का एग्ज़ाम दे दिया हूँ, मैं जा रहा हूँ पटना पढ़ने, या मैं जा रहा हूँ इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने। लेकिन वो जब गांव से निकलते हैं, शहर की तरफ आते हैं, तो फिर वो लौट कर गाँव नहीं जा पाते, वो यहीं रह जाते हैं, यहीं पढ़ाई होती है, फिर यहीं नौकरी होती है। तो उस पर मैंने कविता लिखी और बहुत पसंद की गई कि पहले होती थी विदा बेटियां, लो अब बेटे होते हैं, इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले होते हैं। ऐ दिल्ली बम्बे रहने वालों, तुम पैसे लाख कमाते हो, कभी दोस्त वोस्त कभी प्यार व्यार, चाहे जितना इतराते हो, आकर देखो, आकर देखो पटना आरा छपरा में क्या क्या छूट गया, इस पैसे वैसे के चक्कर में घर संसार तुम्हारा टूट गया, छत आंगन कमरा बिस्तर सब सामान तुम्हारे रोते हैं, इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले होते हैं। ये लंबी कविता है, तो उसका एक नहीं, तो ये तो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी वायरल कविता है, चूँकि एक दो जगह जब ये वीडियो अपलोड भी हुआ था, तो काफ़ी लोगों ने इसको देखा था, शेयर किया था, चूँकि एक बिहारी इस चीज़ को कनेक्ट करता है। इसमें एक और पंक्ति मैं भूल रहा हूँ, जो आपने कुछ नया इसमें ऐड किया था, वो अगर आप सुना दें तो। जब मैंने ये कविता पढ़ी, तो लोग, बच्चों ने कहा कि सर, अगर हम नहीं जाएं बाहर कमाने के लिए या पढ़ने के लिए, तो हम क्या करें? अगर गांव में सुविधा नहीं है, पटना में, बिहार में सुविधा नहीं है, तो हम क्या करें? तो आप मुझे समाधान भी बताइए। तो फिर मैंने 4 लाइनों में समाधान देने की कोशिश की कि माना पैसा बहुत ज़रूरी है, माना पैसा बहुत ज़रूरी है, बाहर जाना मजबूरी है, माना पैसा बहुत ज़रूरी है, बाहर जाना मजबूरी है, पटना से दिल्ली दूर नहीं, तुम ना आओ ये दूरी है, पटना से दिल्ली दूर नहीं, तुम ना आओ ये दूरी है। और शेर ये था इसमें, कविता आखिरी, कि पटना से दिल्ली दूर नहीं, तुम ना आओ ये दूरी है, आकर देखो बूढ़े तन मन, उम्र वो कैसे ढोते हैं, इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले होते हैं। अच्छा, आपने बात की कि नए दौर की जो ज़रूरत है, उस हिसाब से कविता को लिखना।
तो कौन वैसे लोग हैं आपके नज़र में जो अभी इस दौर की कविता को लिख रहे हैं, खासकर बिहार का जो अपना दर्द है, बिहार के बच्चों का जो दर्द है, बिहार के किसान मजदूरों का जो दर्द है, बिहार के लोगों का जो दर्द है? अगर कुछ नाम अगर आप गिनाना चाहें, कुछ उनका जिक्र करना चाहें, बिहार से खासकर वो अगर उनका वास्ता हो तो ज़रूर बताएं। देखिए, बिहार तो समृद्ध रहा है और हर दौर को कहने वाले लोग आते रहे हैं। तो अभी आप देख लीजिए, बहुत सारे कवि हैं। एक तो हमारे मित्र हैं चंदन द्विवेदी, वो भी पत्रकार हैं। जी। उन्होंने भी बहुत अच्छी-अच्छी कविताएँ लिखी हैं। आज के दौर दर्द को लिख रहे हैं, श्रृंगार को लिख रहे हैं। उत्कर्ष आनंद भारत हैं, जो बहुत अच्छी वीर रस की कविता लिखते हैं। और कुंदन आनंद हैं, कुंदन आनंद बहुत अच्छे गीतकार हैं और शेर भी कहते हैं। अक्स समस्तीपुरी, मैं कहना चाहूँगा कि अक्स समस्तीपुरी हैं, अंकित मौर्य हैं। तो ये सारे जो नाम हैं, अंशुमान हैं, तो ये सब जो नाम जो हैं, ये इतना अच्छा लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि अब मुझे उनकी कविताएँ याद हैं, शेर याद है रहते हैं, तो अच्छा लगता है। और ये दौर जो है वो अपनी बात कहना जानता है। और मेरा आग्रह होगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप बाहर के कवियों को सुनते हैं। आप जो नाम मैंने कहे, या आप अपने तरफ से भी सर्च करिए गूगल पे बिहार के कवियों को और उनको सुनिए। आप देखिएगा कि उनमें जो बात है, उनका जो कहन है, वो आपको अलग लगेगा और उनको ज़रूरत है बिहार के लोगों की सपोर्ट की। जो सपोर्ट बाहर के कवियों और राइटरों को, लेखकों को मिलता है, शिकायत एक है कि कम मिलता है यहाँ के लोगों का। यहाँ के लोग बाहर के लोगों को सुनते हैं, सुनना भी चाहिए, लेकिन बिहार के लोगों को, बिहार के कवियों को, बिहार के लेखकों को सुनिए, उनको पढ़िए, तो आप कुछ अच्छा सुन सकेंगे। अच्छा, ये वो दौर है जब हमें लगता है कि प्रेम पर बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है। आपने ज़रूरत पे बात किया, तो क्या लगता है कि एक कवि का दायित्व क्या है? आपके नज़रिए में एक लेखक का, एक कवि का क्या दायित्व है? देखिए, कविता तो वो है जो जो कविता ये होनी चाहिए कि जो समाज की ज़रूरत है, सुनने वाला कहे कि अरे ये मेरी बात हो रही है। जब आप किसी छात्र के बारे में बात करें, तो छात्र आपकी कविता सुन के कहे अरे ये तो मैं कहना चाहता था, ये वही बात है। किसान सुनकर कहे कि अरे ये तो मैं सरकार से कहना चाहता था, एक गुहार हो। किसान के लिए कहे तो किसान की गुहार हो सरकार से, एक छात्र की गुहार हो। अगर आप प्रेमी के लिए कहना चाहें तो एक प्रेमिका के लिए वो पत्र हो आपकी कविता। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जब आप दिल से लिखते हैं और जब आप दिमाग से नहीं, मैं कहूँगा दिल से लिखते हैं, तो वो बात वहाँ तक पहुँचती है। और ये सारे तत्व होने चाहिए। और आज का जो दौर है उसमें प्रेम तो हमेशा रहा है, और जो ज़रूरी नहीं है कि प्रेम एक लड़का लड़की के बीच में ही हो। प्रेम का दायरा बहुत बड़ा है, वो देश से भी हो सकता है, शहर से भी हो सकता है। जैसे मुझे अपने शहर से बहुत लगाव है, अपने परिवार से हो सकता है। शहर पे कुछ लिखा है आपने? शहर पे लिखा नहीं, शहर पे वो गद्य के रूप में है। मैंने अच्छा। पटना बदल रहा है और हर घर कुछ कहता है, पुरानी इमारतों पर और बाकी सारी चीज़ों पे लिखा था। तो वो है। तो देखिए, कविता या लेखक क्या है कि जो उसके दिमाग में थॉट आया, जैसे मैं पत्रकार हूँ, तो हर चीज़ आप नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको खाना खाना अगर है, तो हर चीज़ अलग-अलग रेसिपी होती है। तो जैसे मैं पत्रकार हूँ, मैं जो देखता हूँ वो लिखता हूँ अखबार में। जो उससे बच जाता है, जो मैं वहाँ नहीं कह पाता हूँ, उसको मैं कविता के रूप में कहने की कोशिश करता हूँ। जो कविता से भी नहीं बच पाता है, उसको मैं गद्य के रूप में, जो है अपने निबंध या लेख के रूप में कहता हूँ। एक कोई कविता आप अपने मन से हमारे दर्शकों को सुनाएं, फिर आगे का एक दो जो सवाल बाकी है वो मैं पूछता हूँ। कविता तो है, मैं गज़ल एक सुना देता हूँ आपको कि ज़िंदगी, अभी नई गज़ल है, वो कहीं पढ़ी नहीं है, कि ज़िंदगी में यूँ तन्हा बहुत कम रहा, ज़िंदगी में यूँ तन्हा बहुत कम रहा, पहले तू रही फिर तेरा गम रहा। ज़िंदगी में यूँ तन्हा बहुत कम रहा, पहले तू रही फिर तेरा गम रहा। तुझसे बिछड़े हुए भी ज़माना हुआ, तुझसे बिछड़े हुए भी ज़माना हुआ, बाद तेरे मगर एक ही मौसम रहा, बाद तेरे मगर एक ही मौसम रहा। और शेर ये है कि यूँ रखे हाथ तूने मेरे हाथ पर, यूँ रखे हाथ तूने मेरे हाथ पर, दर्द में देर तक जैसे मरहम रहा, दर्द में देर तक जैसे मरहम रहा। और शेर ये है कि दुख से छोटी सदा आंसुओं की उम्र। देखिए, गज़ल की यही खूबसूरती है कि आप कोई, अब जो ऊपर से श्रृंगार रस है, प्रेम की बात हो रही है, लेकिन देखिए नीचे में क्या एक दुनियादारी की बात आई है इस दो लाइनों में, कि लोग जब मर जाते हैं या किसी की मौत होती है, तो 13 दिन का हमारा जो रीति रिवाज है वो श्राद्ध होता है, लेकिन वो दुख वहीं तक खत्म नहीं होता। आपके आंसू रुक जाते हैं, एक आंसू की एक सीमा है, लेकिन दुख की कोई सीमा नहीं है। उस पर ये शेर है कि दुख से छोटी सदा आंसुओं की उम्र, दुख से छोटी सदा आंसुओं की उम्र, मौत का 13वीं तक ही मातम रहा,
मौत का 13वीं तक ही मातम रहा। यही। बहुत खूबसूरत। एक और कुछ आप अगर सुनाना चाहें, अगर समस्या पर कुछ लिखा हो आपने, गरीबी पर कुछ लिखा हो, इस तरीके का अगर कोई भी कविता या शेर या गज़ल कुछ भी हो तो देखिए, एक 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 मैंने लिखा है, वो लोकतंत्र के ऊपर है, जी। ठीक है। तो अभी वो, क्योंकि उसका ऊपर का जो मुखड़ा है वो अभी प्रोसेस में है। मैं आपको उसका एक बीच का एक अंतरा जो है वो एक सुनाता हूँ कि देखिए, लोकशाही अभी चल रही है, लोकतंत्र है, लेकिन उसमें किस तरह राजशाही जो है, उस कहीं ना कहीं राजशाही जो है अभी भी वो उसमें दिखती है, झलकती है। राजशाही का फ्लेवर कहीं न कहीं हाँ, दिखता है। दिखता है। अब देखिए क्या है वो, कि उसको आज के मॉडर्न युग से और आज की जनता और आज के जो राजा हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जो भी हों, उन पे देखिएगा कि आज भी चलते हैं राजा, बंद होती है सड़क। सड़क पहले राजा चलते थे तब बंद होती है, आज भी बंद होती है। कि आज भी चलते हैं राजा, बंद होती है सड़क, दफ्तरों में आज भी अफसर लगाते हैं झिड़क। बोलो कैसे मालिक हैं हम, बोलो कैसे मालिक हैं हम, नौकर ये कैसे ढीठ हैं। चाबुक तो इनके हाथ है, अपनी तो नंगी पीठ है। राजशाही के लिफाफे, लोकशाही के लिफाफे में छिपा रजतंत्र है। देश का सबसे बड़ा जुमला लोकतंत्र है। दो देश का सबसे बड़ा जुमला लोकतंत्र है। आप क्या सोचते हैं उस पे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब अगर बात की जाए साहित्य की और यूथ की, बिहार के जो युवा है, अगर चाहें करियर के दृष्टिकोण से अगर इस चीज़ को देखना चाहें कि हम मंचों पर कविता पढ़ना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं, तो कुछ है करियर, पैसा कमा सकते हैं क्या? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, आज का जो दौर है वो मल्टी टैलेंट का दौर है, और ये ज़रूरी नहीं, साहित्य भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है। कमाने वाले तो इतना कमा रहे हैं जितना किसी आईएएस, आईपीएस से ज़्यादा सैलरी एक साहित्यकार की है। बड़े-बड़े कवि हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, 16 लाख, 15 लाख तक चार्ज कर रहे हैं। जो बीच के कवि हैं वो भी एक एवरेज कवि सम्मेलन में 50-60 हज़ार रुपये तो आसानी से मिल जाते हैं एक कवि को, अगर आपका थोड़ा बहुत भी नाम है तो। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का जो संघर्ष है, वहाँ तक पहुँचने की जो तपस्या है, वो आपको करनी ज़रूरी है। आज का यूथ या कोई भी होता है, लगता है कि शॉर्टकट है कि मैं एक कविता लिखूंगा और वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, ऐसा नहीं है। वो एक जर्नी है, एक तपस्या है जो आपको करनी पड़ेगी। तो उस तपस्या के बीच में आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप घर चला सकें अपना, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ धीरे रोज़गार तो करना ही होगा। जहाँ तक बात है, तो आप लिख के कमा सकते हैं आप, लेकिन आप सोचिएगा कि सिर्फ कविता से कमाएं, तो ये संभव बहुत मुश्किल है तुरंत। तो आप कविता लिखें, आप कंटेंट राइटिंग करें, आप अखबारों में लिखें, आप समाचार पत्रों में लिखें, आप फ्रीलांसिंग करें, आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, आप जैसे आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया, तो आप कुछ ना कुछ साहित्य और लेखन से जुड़ा आपको बहुत सारा चीज़ साथ साथ करना पड़ेगा। तब जाकर आप जो है उसमें एक समय के बाद आपको, अगर आपकी कलम में धार होगी, तो आपको एक पहचान मिलेगी। रास्ता बिल्कुल आसान है, और ये लड़ाई इसी की है। आज के जो खासकर युवा हैं, जो राइटर्स हैं, उनकी लड़ाई यही है कि लोग लिख के कमा सकें। भारत में अभी भी ये सपना लगता है, कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। और हम उम्मीद करते हैं कि एक दौर ऐसा आएगा जब कोई कवि, जब किसी लेखक को किसी दूसरे पेशे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ कविता कहकर, वो सिर्फ कहानियाँ लिखकर, वो अपनी किताब की रॉयल्टी से अपना घर चला सकेगा। आप लगातार मंचों पे जाते हैं, बिहार में कुछ जो नाम अभी चल रहे हैं उसमें आपका नाम भी प्रमुख तौर पे लिया जाता है। सुनने वाले हैं क्या बिहार में जो सही से सुनना जिसे कहते हैं, सही से जिसको पढ़ना कहते हैं, उसकी संख्या आपको लगती है? बुद्धिजीवी वर्ग को अगर छोड़ दिया जाए तो आम पाठक या आम श्रोता की बात की जाए तो वो ठीक है बिहार में? माहौल कैसा है? देखिए, माहौल, आप ये नहीं कह सकते कि माहौल नहीं है, ठीक है। जनता, जैसे फ़िल्म्स में कहा जाता है कि ये तो जनता की डिमांड है इसलिए भोजपुरी में ऐसा बज रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जनता को जो परोसते हैं, आपको वहाँ तक पहुँचना होगा। एक होता है कि दर्शक, श्रोता आप तक पहुँचे, एक है कि आप दर्शक और श्रोता तक पहुँचे। तो बात दोनों तरफ से होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है, आप देखिए कि आप, जो आज तो सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक पर कोई भी अपनी तस्वीर डालता है तो वो उसमें कोई ना कोई शेर या कविता को कोट करता है। तो ये क्या है? ये है, लोग जानना चाहते हैं, लोग पढ़ना चाहते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है, कुछ दुनियादारी चीज़ें हैं, काम है, लेकिन उसके बीच ही लोग समय निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया के आने से ये हुआ कि लोग जो है वो थोड़ा बहुत पढ़ने लगे हैं, वो थोड़ा अच्छी अच्छी चीज़ें उनके पास पहुंच रही हैं। तो ये एक है, एक माहौल बनाने की ज़रूरत है हमारे जैसे युवाओं को। कॉलेज जो हैं और संस्थान है, सरकारी संस्थान, उन लोगों को भी एक थोड़ा माहौल बनाने की ज़रूरत है। मैं कहीं भी जाता हूँ लिट फेस्ट में, अभी एक
रामचंद्र खान जी का भी चल रहा है समारोह तारामंडल सभागार में। मैं कल गया, पूरा हाउसफुल था। एक से एक युवा जो मैंने वहाँ देखे कि वहाँ बैठ के गंभीर साहित्य और चिंतन को सुन रहे हैं। तो लोग हैं, कुछ लोग आप जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ और हमारे साथ जुड़ेंगे। तो उनको आप दोनों तरफ से ये प्रक्रिया है, कुछ पाठक श्रोता को आप तक आना होगा, कुछ आप उसकी तरफ बढ़ेंगे। मतलब ये बहाना नहीं चलेगा कि लोग सुनने वाले नहीं हैं नहीं, या नहीं। खराब सुनने वाले हैं। बात ये है कि अच्छा लिखना पड़ेगा, देखिए अच्छा बोलना पड़ेगा। देखिए, अच्छा लिखना और अच्छा बोलना, अगर आप सोचेंगे कि मेरी कविता है, मैं लिख दिया, मैंने बहुत महान कविता लिख दी और ये लोग सुन ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपने अच्छा लिखा है तो वो 100 साल 200 साल बाद भी पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा। आप अपने समय का इतिहास कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, खबरों के माध्यम से दर्ज कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। एक कलमकार की जिम्मेदारी है आज के दौर को लिखना, आज की बात को लिखना, जो भी समाज है उसकी बात को कहना। सुनने वाले, अगर आपकी बात में दम होगा तो सुनने वाले पढ़ने वाले से 100 साल बाद भी पढ़ेंगे। कबीर ने 200 साल पहले लिखा, लोग उनको आज पढ़ रहे हैं। तो जब आपकी बात में दम होगा ना, तो वो बात 100-200 साल बाद सुनी जाएगी। भले आप नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी कलम, आपकी कविता रहेगी। तो आप पूरे मनोयोग से, आप ये भूल करके मेरा दर्शक क्या है, कहा जाता है कि जब आप किताब लिखिए तो ये भूल जाइए कि आप किसी किताब बेचने के लिए लिख रहे हैं। आप ये सोच के लिखिए कि ये किताब मैं खुद के लिए लिख रहा हूँ। कविता भी इसी तरीके से है। मैंने ही जब कविता लिखी, जो आप कविता की बात कर रहे हैं, पलायन कविता, और एक छठ वाली मेरी कविता है, हालांकि अभी छठ का माहौल नहीं है तो मैं सुनाता उसे। छठ की कविता है, तो मैंने ये सोच के कभी नहीं लिखा कि ये मैं मंच पे पढ़ूंगा, ये कविता वायरल हो जाएगी। सही कह रहा हूँ, उस समय मैं मंच पे भी नहीं था। मैं सिर्फ उसे, मैंने अपने सिर्फ डायरी में नोट किया, दर्ज किया, जो भावनाएं थी। लेकिन क्योंकि वो दिल से लिखी भावना थी और कुछ अच्छा लिखा गया था, तो वो बात आगे पहुंची। बहुत सारी कविताएं हैं जो हम लिखते हैं, या कई मंचे कविता कवि लिखते हैं दिमाग और दिल लगा के कि ये कविता तुम वायरल हो ही जाएगी। वो नहीं होती है वायरल। जबरदस्ती वायरल नहीं हाँ, होगा। वो नहीं होगी। तो जिस जिस कविता बात में आपकी दम होगी, भले आप अभी आपको ना पहचान मिले, लेकिन समय के साथ आपको पहचान जो है वो ज़रूर मिलेगी। अब एक कविता हम सुनना चाहेंगे, अगर कुछ प्रेम पर या युवाओं पर आपने कुछ लिखा हो। उसके बाद भले ही छठ का माहौल नहीं है, मैं लास्ट में सुनने भी वाला था, आपने ध्यान भी दिला दिया, तो लास्ट में छठ का भी सुनेंगे। पहले एक कुछ अगर युवा या प्रेम पर कुछ लिखा हो आपने। देखिए, है तो बहुत सारा। एक पहले मैं एक मुक्तक पढ़ देता हूँ कि इसमें एक वर्ड आएगा हिज्र। हिज्र मतलब होता है जुदाई। तो ये शेर है कि तेरी याद पत्थर, तेरी याद पत्थर मेरा दिल निशाना है। तेरी याद पत्थर मेरा दिल निशाना है, कि पहली छुअन में से टूट जाना है। तेरी याद पत्थर मेरा दिल निशाना है, कि पहली छुअन में से टूट जाना है। और तेरा हिज्र जाने जा यूं ही भुलाना है। रफ़ी की आवाज़ है, साहिर का गाना है। रफ़ी की आवाज़ है, साहिर का गाना है। एक और सुनेंगे कि मैंने जो युवाओं की बात आपने कही कि जो जड़ों से जुड़े रहने की बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप दुनिया में कहीं भी पहुँच जाइए, अपनी जड़ों को मत भूलिए। आप कहाँ, आपका परिवार कहाँ है, आप कहाँ से निकले हैं, आपकी भाषा क्या है, आपका गांव घर, आप जो आपकी जड़ है उसको अगर आप पकड़ के रखेंगे तो आप हमेशा ऊपर जाएंगे। आप इसमें मैं भूमिका बना दूं थोड़ी थोड़ी बहुत, कि जैसे एक पतंग जब उड़ती है तो पतंग को लगता है कि ये डोर जो है वो बंधन है, ये मुझे बहुत ऊपर नहीं जाने दे रही है। लेकिन वो डोर ही होती है जो उसको ऊपर थामे रखती है। अगर वो डोर कट जाएगी तो वो पतंग नीचे गिर जाएगी। अब सुनिएगा शेर की। ये शेर कविता थी कि लोग नाकामी से क्यों भागे जाते हैं, लोग नाकामी से क्यों भागे जाते हैं, जो लगे ठोकर कदम आगे जाते हैं। लोग नाकामी से क्यों भागे जाते हैं, जो लगे ठोकर कदम आगे जाते हैं। और आसमां में पतंग अपने दम से नहीं, आसमां में पतंग अपने दम से नहीं, इस ज़मीं से फलक तक भागे जाते हैं, इस ज़मीं से फलक तक भागे जाते हैं। ये तो आखिर में अब चलते चलते जो ये छठ क्यों ज़रूरी है करके काफ़ी वायरल हुआ था, आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा। कई बार इस तरीके से भी वायरल हुआ कि उसमें सर का नाम नहीं लिखा गया, बहुत जगह पोस्टर भी बन गए, बहुत जगह ग्राफिक्स के माध्यम से अलग अलग बिहार के पेजों पर भी आपने देखा होगा। तो उसका कुछ लाइन, कुछ पंक्ति हम लोग सर से सुनते देखिए, ये छठ ज़रूरी है तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई और हर साल छठ पे ये वायरल होता है। तो मैं पढ़ देता हूँ, हालांकि अभी माहौल नहीं है, लेकिन आप दर्शकों की मांग है और आप तो ये पढ़ दे रहा हूँ कि ये छठ ज़रूरी है धर्म के लिए नहीं समाज के लिए। ये छठ ज़रूरी है धर्म के लिए नहीं समाज के लिए, हम आप के लिए जो अपनी जड़ों से कट रहे हैं। ये छठ ज़रूरी है उस माँ के लिए जिसे अपनी संतान को देखे महीनों हो जाते हैं, उस परिवार के लिए जो टुकड़ों में बट गया है।
ये छठ ज़रूरी है उस नई पौध के लिए जिसे नहीं पता कि 2 कमरों से बड़ा घर भी होता है, उसके लिए जिन्होंने नदियों को सिर्फ़ किताबों में देखा है। ये छठ ज़रूरी है उस परंपरा को ज़िंदा रखने के लिए जो समानता की वकालत करता है, जो बताता है कि बिना पुरोहित भी पूजा हो सकती है और जो सिर्फ़ उगते सूरज को नहीं, डूबते सूरज को भी सलाम करता है। ये छठ ज़रूरी है गागर नींबू और सुथनी जैसे फलों को ज़िंदा रखने के लिए, सूप और दौरा बनाने वालों के लिए, ये बताने के लिए कि इस समाज में उनका भी महत्व है। ये छठ ज़रूरी है उन दंभी पुरुषों के लिए जो नारी को कमज़ोर समझते हैं। ये छठ ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी। और साहित्य भी ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे साहित्य विहार के माध्यम से दर्शन दर्पण पे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय हमारे और हमारे चैनल के लिए और हमारे दर्शकों के लिए। आपको बहुत शुभकामनाएँ और अच्छा लगा और द नेशन दर्पण के सारे दर्शकों को मैं ये आग्रह करूँगा कि आप इस युवा को, आदर्श को सपोर्ट करें और जो भी इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, जो भी युवा, आप दर्शक अगर थोड़ा समय, थोड़ी अपनी सतर्कता इनकी तरफ देते हैं, तो ये भविष्य के वो बीज हैं जो एक बड़े वृक्ष का रूप लेंगे। तो सारे दर्शकों को शुभकामनाएँ और आपको विशेष बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप द नेशन दर्पण का खास शो देख रहे थे साहित्य विहार। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे साहित्य और बिहार के रिश्तों की, साथ ही साथ क्या माहौल है, क्या करियर है, तमाम साहित्य के पहलुओं पर और बिहार के तमाम पहलुओं पर साहित्य के माध्यम से यह बातचीत का जो दौर है, सिलसिला है, वो जारी रहेगा। आपका प्यार और समर्थन हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।